नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानदारों और व्यापारियों के योगदान की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 2 सप्ताह से 54 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मरीज नहीं। गैर हॉटस्पॉट इलाकों में कुछ शर्तों के साथ आज से पूर्णबंदी में ढील, अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में छूट नहीं। तेलंगाना में पूर्णबंदी की अवधि 7 मई तक बढ़ाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे, ठाणे और पिंपरी चिंचवाड़ को हॉटस्पॉट इलाका घोषित किया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 16 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 36,659 करोड़ रुपए भेजे गए। और जाने माने खिलाड़ियों ने लोगों से मास्क बनाने और घर पर सुरक्षित रहने का सुझाव दिया। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से संघर्ष में दुकानदारों के योगदान की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने पूर्णबंदी के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्गों की सकारात्मक भूमिका के कारण ही पूर्णबंदी सफलता से लागू की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि ये सोचना भी कठिन है कि यदि छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों ने जान जोखिम में डालकर लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराई होती तो स्थिति क्या होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश राष्ट्र के प्रति दुकानदारों की सेवा हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में साथ मिलकर काम करें। लिंक्डइन पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस हमला करने से पहले कोई धर्म, जाति, रंग या भाषा नहीं देखता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी के जवाब में हमारे आचरण में एकता और भाईचारा सबसे पहले होना चाहिए। बदलते वैश्विक औद्योगिक परिदृश्य से भारत पर प्रभाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद की दुनिया में भारत अपने सभी भौतिक और प्रौद्योगिकी संसाधनों के सही समन्वय से आधुनिक बहुराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है। श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री ने युवाओं और विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों से अपील की कि व्यापार का एक ऐसा नया मॉडल अपनाएं जिसमें पर्यावरण के साथ साथ गरीबों की देखभाल हमारी प्राथमिकता हो। सरकार आज से कुछ सेवाओं में छूट दे रही है। अधिक संक्रमण वाले इलाकों में ये छूट लागू नहीं होगी। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन कम आय वाले लोगों और किसानों को ध्यान में रखते हुए अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आज से कुछ और सेवाओं के संचालन की अनुमति दी जाएगी। खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां, कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी। 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी। सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है। ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। केंद्र सरकार, उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय आज से काम करना शुरू कर देंगे। लोकसभा सचिवालय ने संयुक्त सचिव और उससे ऊपर रैंक के सभी अधिकारियों से कहा है कि वे कार्यालय आएं, जबकि अन्य कर्मचारियों से बारी बारी से कार्यालय आने को कहा गया है। राज्यसभा सचिवालय ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है। सचिवालय स्टाफ से कहा गया है कि वे काम के समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानदंड का पालन करें। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मार्च के अंतिम सप्ताह से सचिवालय बंद हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठक पिछले महीने की 23 तारीख को निश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। बजट सत्र निर्धारित समय से पहले ही समाप्त करना पड़ा था, जो 3 अप्रैल को पूरा होना था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी कर्मचारियों को सलाह दी है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आज से अपने कार्यालय में सभी एहतियाती कदम उठाएं। मंत्रालय ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अपने चेहरे को मास्क से ढकें और जो कर्मचारी अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें आवागमन के लिए राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि व्यक्तिगत साफ सफाई, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और संक्रमण मुक्त रहने के बारे में जारी किए गए दिशा निर्देशों का वे पालन करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी बैठकें केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होनी चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1738 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या 16,116 हो गई है। 2,302 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 519 लोगों की मौत हो गई है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 14 दिन में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में कोविड-19 का कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार मजदूरों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें राहत शिविरों में बेहतर किस्म का भोजन मिलना चाहिए। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी कि कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। यदि सामुदायिक परीक्षण के लिए जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों को सक्रिय किया जाए तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे औद्योगिक, विनिर्माण, कृषि और मनरेगा से जुड़े प्रवासी मजदूरों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार इन मजदूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी। स्थानीय प्रशासन मजदूरों को यात्रा के लिए भोजन और पेयजल उपलब्ध कराएगा। 3 मई तक मजदूरों को अंतर्राज्यीय गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश के दूर दराज के इलाकों में आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ानें संचालित कर रहा है। ये उड़ान सेवाएं सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया, एलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और कुछ प्राइवेट कंपनियों की ओर से चलाई जा रही हैं। अब तक ऐसी 180 उड़ानें संचालित की गई हैं, जिनके जरिए करीब 480 टन माल भेजा जा चुका है। पूर्णबंदी के दौरान 16 करोड़ 1 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 36,659 करोड़ रुपए भेजे गए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से ये सुनिश्चित किया गया है कि नकद लाभ सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे और प्रणाली में सुधार हो। लॉकडाउन के दौरान सभी केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। इन योजनाओं में पीएम किसान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अलावा अन्य योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में राशि जमा कराई गई। इसके अलावा जनधन खाता धारक महिलाओं के खाते में भी 500 रुपए जमा किए गए। इस महीने की 13 तारीख तक केंद्र सरकार ने 19 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में कुल 9,930 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी डीबीटी का उपयोग कर 4 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 180 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नकदी हस्तांतरित की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत कई लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। पूर्णबंदी के दौरान उनके परिवारों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद किया।
सरकार की योजना से घर के हर एक सदस्य को 5 किलो चावल मुफ्त मिल रहे हैं। हमारे घर में 8 सदस्य हैं तो मुझे 40 किलो चावल मुफ्त मिले हैं। इसकी वजह से खाने का सवाल मिट गया है। मैं सरकार के आभारी हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, सिंगाईमरावन का रहने वाला हूँ। मैं पेंट का काम करता हूँ। मुझे 1000 रुपए मिले हैं। उससे हमारा खर्चा जैसे दाल है, सब्जी है, बाजार जाएंगे कुछ सब्जी, बच्चों के लिए दूध है, दही है, जैसे लाना है बाजार से सब्जी, कुछ पैसे काम में आए। सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों का ऑनलाइन डेटा पूल शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि www.covidwarriors.gov.in पर ऑनलाइन डेटा पूल बनाया गया है। इसमें डॉक्टरों के अलावा नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी, राष्ट्रीय युवा केंद्र, एनसीसी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के स्वयंसेवक तथा पूर्व सैन्यकर्मी शामिल हैं। राज्य, जिला या नगर निगम प्रशासन जरूरत के समय इनका सहयोग ले सकेगा। देश में कुल बोई गई गेहूं फसल की 67% कटाई हो चुकी है। राज्य के हिसाब से मध्य प्रदेश से 95%, राजस्थान में 85% और उत्तर प्रदेश में 65% फसल की कटाई हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फसल कटाई अपने चरम पर है, जो इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। एक रिपोर्ट। दाल की बुवाई 161 लाख 6 हेक्टेयर में की गई है। इसमें चना, उड़द, मूंग, मसूर और मटर की कटाई पूरी हो चुकी है। गन्ना 54 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बोया गया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में इसकी कटाई पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 75 से 80% तक गन्ने की कटाई हो चुकी है और मई में कटाई पूरी हो जाएगी। इसके अलावा फरवरी के मौसम में धान की बुवाई 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई थी। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और बंगाल में धान की कटाई चल रही है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि गर्मी की बुवाई इस महीने की 17 तारीख तक पिछले साल की तुलना में 36% अधिक हुई है। इस अवधि में वर्षा भी पिछले साल की तुलना में 14% अधिक हुई है। यह फसल के लिए बेहतर है। गर्मी की फसल की बुवाई का क्षेत्र बढ़कर 52 लाख हेक्टेयर हो गया है। पिछले साल 38 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। हिंदुस्तान को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा और इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। कोविड-19 से खुद को बचाएं, घर पर ही रहें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानदारों और व्यापारियों के योगदान की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 2 सप्ताह से 54 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मरीज नहीं। गैर हॉटस्पॉट इलाकों में कुछ शर्तों के साथ आज से पूर्णबंदी में ढील, अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में छूट नहीं। तेलंगाना में पूर्णबंदी की अवधि 7 मई तक बढ़ाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे, ठाणे और पिंपरी चिंचवाड़ को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 16 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 36,659 करोड़ रुपए भेजे गए और जाने माने खिलाड़ियों ने लोगों से मास्क बनाने और घर पर सुरक्षित रहने का सुझाव दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक पूर्णबंदी के नियमों में छूट देने का कोई निर्णय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 1 सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए अधिक संक्रमित क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। श्री केजरीवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं जिनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए।
इस बीच दिल्ली सरकार ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अधिक संक्रमित क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 79 कर दी है। इन इलाकों को सील करने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में गेहूं की खरीद को छोड़कर 3 मई तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल उन्हीं औद्योगिक इकाइयों, ईंट भट्ठों और निर्माण इकाइयों को चलाने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास मजदूरों के लिए आवासीय सुविधा है और जो सुरक्षित दूरी का पालन करेंगे। महाराष्ट्र में ठाणे, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण अत्यधिक संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे देखते हुए इन इलाकों में प्रतिबंध और सख्त कर दिए गए हैं। मौजूदा पूर्णबंदी के दौरान जारी सभी प्रतिबंध बिना किसी बदलाव के यहां लागू रहेंगे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा 17 अप्रैल को जारी अधिसूचना में कुछ क्षेत्रों के लिए दी गई राहत ठाणे, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में उपलब्ध नहीं होंगे। इन तीनों स्थानों की नगर निगम सीमाएं अगले आदेश तक सील रहेंगी। ठाणे के जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ठाणे जिले में कंटेनमेंट जोन के रूप में वर्गीकृत किए गए क्षेत्रों में ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर और भिवंडी निजामपुर के नगर निगम सीमा शामिल है। अंबरनाथ, कुलगांव, बदलापुर और शाहपुर और मुरबाड नगर पंचायत के अलावा ठाणे जिला परिषद का पूरा क्षेत्र भी कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आएगा। पुणे नगर निगम के आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने एक आदेश में पूरे पुणे शहर को कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया है। वहीं पिंपरी चिंचवड़ के आयुक्त डॉक्टर श्रवण हरडीकर ने भी इस तरह का आदेश जारी किया है। आदेशानुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर नगर की सीमा के भीतर और बाहर आम लोगों के प्रवेश और निकास पर रोक लगा दी गई है। शहरों में अनावश्यक रूप से घूमते पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1407 हो गई है। 131 लोग उपचार के बाद पूरी तरह ठीक हो गए हैं और 72 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। सबसे अधिक 890 मरीज इंदौर में हैं और उसके बाद 214 भोपाल में संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने भोजन आपूर्ति के लिए हेल्पलाइन योजना राहत शुरू की है ताकि जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा सकें। एक रिपोर्ट। भोजन राहत हेल्पलाइन राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गरीब और बेसहारा लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि अब तक 81,76,000 जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन और राशन सामग्री वितरित की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे 291 गैर सरकारी संगठन भी इस हेल्पलाइन के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इन संगठनों द्वारा अब तक 26,13,000 भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी 54,93,000 पैकेट विभिन्न जिलों में वितरित किए गए हैं। उधर ग्वालियर में आम लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध कराने में सर्व ग्वालियर ऐप अहम भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से नागरिकों को होम डिलीवरी कर जरूरत की वस्तुएं निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में निजी औद्योगिक संस्थान कोरोना महामारी की रोकथाम में सरकार को पूरा सहयोग दे रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को ने राज्य को 1,000 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए हैं। बाल्को ने 5,000 सर्जिकल मास्क भी दिए हैं और वो प्रतिदिन 1,000 जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। अधिक संक्रमण वाले जिले कोरबा में ईएसआईसी हॉस्पिटल को कंपनी सामाजिक दायित्व निधि से कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। रायपुर केंद्रीय कारागार के 400 से अधिक कैदियों ने अपनी अर्जित राशि से लगभग 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं। बिहार में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 96 हो गई है। 45 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। नालंदा जिले में एक डॉक्टर को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। राज्य में पहली बार कोई चिकित्सा कर्मी संक्रमित हुआ है। बिहार में पहली बार नालंदा के एक डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। डॉक्टर मुंबई से आए एक मरीज के संपर्क में आया था। नालंदा के डीएम, एसपी समेत 1 दर्जन से अधिकारियों की जांच कराई जा रही है। आरा में एक नया मरीज मिलने के बाद संक्रमण से प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। कोरोना प्रभावित जिलों में अब तक 1,85,00,000 से अधिक लोगों का स्क्रीनिंग किया जा चुका है। इसमें केवल 980 लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार
बुखार जैसी सामान्य बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। इस बीच पटना, नवादा, नालंदा और सिवान समेत संवेदनशील जिलों में ड्रोन कैमरों की मदद से लॉकडाउन की कड़ी निगरानी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। 5 सदस्यों का केंद्रीय दल स्थिति की समीक्षा के लिए नालंदा पहुंच गया है। केंद्रीय दल ने पावापुरी में वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दौरा किया। गुजरात में कल कोरोना संक्रमण के 139 नए मरीजों के सामने आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 1747 हो गई है। अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों में कोविड-19 से निपटने के निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आज से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए नियमों की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार लॉकडाउन लागू होने के दिन से बंद पड़ी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के बाहर की औद्योगिक इकाइयां आज से शुरू की जा सकती है। अधिकतम 12 घंटे की एक शिफ्ट में काम किया जा सकेगा, जिसमें श्रमिकों के काम के घंटे के हिसाब से मजदूरी बढ़ाई जाएगी। 6 घंटे के काम के बाद श्रमिकों को आधे घंटे का आराम दिया जाएगा। ऐसी औद्योगिक इकाइयों में शाम 7 बजे के बाद महिला श्रमिकों या कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा जा सकता। आज से राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को भी नियमित किया जा रहा है, जिसमें वर्ग 3 और 4 के 33% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। इस बीच पिछले बुधवार से कृषि विपणन यार्ड खोलने के बाद पिछले 3 दिनों में किसानों ने लगभग 70,000 क्विंटल अनाज बेचा है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अप्रैल महीने के लिए 1,000 रुपए के सीधे बैंक हस्तांतरण की प्रक्रिया आज से आदिवासी जिलों में शुरू की जाएगी। 6 आदिवासी जिलों छोटा उदेपुर, पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा, अरवली और सागर में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न पाने वाले 66 लाख कार्ड धारकों को आज से यह लाभ मिलेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तेलंगाना सरकार ने पूर्णबंदी 7 मई तक बढ़ाने का निर्णय किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने किसी भी क्षेत्र को किसी तरह की छूट नहीं देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बताया कि रात का कर्फ्यू और बाकी सभी प्रतिबंध 7 मई तक लागू रहेंगे। उन्होंने विमान यात्रियों से कहा है कि 7 मई तक तेलंगाना में न आएं। श्री राव ने लोगों से अपील की है कि रमजान के दौरान किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए इकट्ठा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आवश्यक सेवाएं वैसे ही उपलब्ध रहेंगी जैसे अभी हैं। इस बीच राज्य में कल 18 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोविड-19 के मरीजों की संख्या 858 हो गई है। 3 और लोगों की मृत्यु होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 21 तक पहुंच गई है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि मौजूदा पूर्णबंदी के निर्देश कल तक जारी रहेंगे। इससे पहले कुछ क्षेत्रों में छूट देने और राज्य सरकार के कर्मचारियों को आज से कार्यालय आने देने की योजना थी, लेकिन कल रात राज्य सरकार ने फैसला किया कि प्रतिबंध 21 मई तक जारी रहेंगे। बयान में कहा गया है कि छूट देने के बारे में कल आदेश जारी किए जाएंगे। आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, जिसमें महामारी को रोकने के उपायों और लॉकडाउन के नियम के बारे में चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री आज विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सेवा का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी आज कियोनिक्स द्वारा विकसित ऑनलाइन सेवा का उद्घाटन करेंगे, जिसकी मदद से सीईटी और नीट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग दिया जाएगा। बेंगलुरु केंद्र विश्वविद्यालय ने ई गवर्नेंस पोर्टल द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा आरंभ की है। ई गवर्नेंस पोर्टल में प्राध्यापक हर दिन अपना चैप्टर अपलोड करते हैं और विद्यार्थियों को असाइनमेंट भी देते हैं। विद्यार्थी भी असाइनमेंट पूर्ण करके ई गवर्नेंस पोर्टल में उसे अपलोड करते हैं। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जिला कलेक्टरों के अधिकार प्रदान किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी समाप्त होने के बाद अन्य राज्यों में फंसे उड़ीसा के लोगों की राज्य में सुचारू वापसी के लिए किया गया है।
एक ऐतिहासिक कदम स्वरूप राज्य सरकार ने सरपंचों को कोरोना से लड़ने के लिए एक जिलाधीश की तरह क्षमता प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाहर राज्यों से आने वाले ओडिया लोगों के लिए पंजीकरण की सुविधा होगी। जो दूसरे राज्यों से लौटेंगे वे पंचायतों में अपना पंजीकरण करवाएंगे। परिवार के सदस्य और अन्य रिश्तेदार ऐसे व्यक्तियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण सुविधा सुनिश्चित करेंगे। अन्य राज्यों से लौटने वालों को 14 दिन संगरोध में रखा जाएगा। राज्य सरकार ने उन्हें मुफ्त भोजन, आवास और उपचार प्रदान करेगी। इसी बीच राज्य में अब तक कोविड-19 के 61 मामले सामने आ चुके हैं। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। सिक्किम में कोविड-19 को लेकर पूर्णबंदी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कई पहल की गई है। ग्राम पंचायतें जागरूकता बढ़ाने, जानकारी का आदान प्रदान और राहत पैकेज वितरण कार्य कर रही हैं। ब्लॉक स्तर पर इन प्रयासों में समन्वय स्थापित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। पोकलॉक नंदूगांव ब्लॉक दक्षिण सिक्किम में ग्रामीण प्रशासनिक केंद्र है। इस केंद्र ने पारिवारिक स्तर पर और शैक्षिक संस्थानों के स्तर पर कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संचालित की हैं। इन गतिविधियों में लिक्विड हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर्स, साबुन और फिनाइल क्षेत्र के परिवारों और 12 स्कूलों में वितरित किया जाना शामिल है। साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पंचायत ने प्रवासी और फंसे हुए मजदूरों सहित स्थानीय कामगारों को राहत सामग्री वितरित की। सिक्किम से नमो दीक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी टीम #मास्क फोर्स में शामिल हो गए हैं। आप भी खुद के लिए मास्क बनाकर मास्क फोर्स से जुड़ सकते हैं। मास्क के साथ अपना फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करें। इसे #मास्क फोर्स और @mygov इंडिया पर भेज सकते हैं। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूं। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है। आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली की सीनियर कंसल्टेंट डॉ माला श्रीवास्तव इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। टोल फ्री नंबर 1800115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सिद्धार्थ, अब एक नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जी हाँ विमलेंदु, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो अधिकतर अखबारों ने पूर्णबंदी के दौरान पाबंदियों पर आज से कुछ छूट को प्राथमिकता दी है। जनसत्ता की सुर्खी है, देश में थोड़ी ढील, दिल्ली में नहीं। कोरोना से कम प्रभावित क्षेत्रों में औद्योगिक और कृषि गतिविधियों की इजाजत। ई कॉमर्स कंपनियों को दी गई छूट 4 दिन में वापस। मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, एसी और रेडीमेड परिधान जैसी गैर जरूरी वस्तुएं बेचने की इजाजत नहीं। दैनिक जागरण लिखता है, काम के मानक जारी, जहां फंसे हैं मजदूर वहीं पर मिलेगा काम। गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को घर जाने की नहीं दी है इजाजत। राज्यों को उन्हें काम देने के निर्देश, सीमा नहीं कर सकेंगे पार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णबंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानदारों और व्यापारियों के योगदान की सराहना की।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा पिछले 2 सप्ताह से 54 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मरीज नहीं। गैर हॉटस्पॉट इलाकों में कुछ शर्तों के साथ आज से पूर्णबंदी में ढील, अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में छूट नहीं। तेलंगाना में पूर्णबंदी की अवधि 7 मई तक बढ़ाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे, ठाणे और पिंपरी चिंचवाड़ को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 16 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 36,659 करोड़ रुपए भेजे गए। और जाने माने खिलाड़ियों ने लोगों से मास्क बनाने और घर पर सुरक्षित रहने का सुझाव दिया। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।